Hello everyone, welcome back to task 2 of SIG web front chapter। तो हम टास्क 1 कर लिया, आप लोगों ने अब टास्क 1.5 भी कर लिया, तो कि थोड़ा ब्रेक था आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा HTML CSS से फ़ैमिलियर हो जाओ। अब आई होप जिन्होंने टास्क 1.5 कर लिया हो, CSS से फ़ैमिलियर हो गए होंगे, स्पेशली आफ्टर डूइंग दैट सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट। अब टास्क 1.5। अब टास्क 2 में हम किस चीज़ की बात करेंगे? हम बात करेंगे एडवांस CSS की। अब एडवांस CSS क्या है? देखो, पहले तो एक चीज़ समझो कि एडवांस सीएसएस में हम ऐसा नहीं कि हमको बहुत ही अलग बात करेंगे, हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे, सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आप थोड़ी एडवांस है, जो कि आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप यूज़ करते हो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ताकि आप और ज़्यादा एडवांस चीज़ें कर सको, जैसे कि एनिमेशन डाल सको और बहुत अलग-अलग चीज़ें और हैं। ये आप जब अलग-अलग तरह के अलग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको काम आएँगी। तो एडवांस सीएसएस का बहुत क्रूशियल रोल है हमारे वेब डेवलपमेंट में, ठीक है? इसको मास्टर करने के लिए आपको हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक काम करा करो, W3 स्कूल पे जाया करो। मैंने लिंक्स भी दिए हैं जो भी टास्क आता है उसमें, तो उनमें W3 स्कूल के लिंक्स पे जाओ, वहाँ पे जाके पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस दी हुई है, इसको आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। W3 स्कूल की एक खासियत है कि वो आपको कोड के साथ-साथ एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ट्राई इट योरसेल्फ, ताकि आप खुद वहीं पे वही कोड चला के देख सको। आपको समझ में आ जाए कि हाँ, चलता कैसे है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि W3 स्कूल पे जाके आप करो। बहुत सारे अलग-अलग वेबसाइट्स भी हैं, बट W3 स्कूल थोड़ा ट्रस्टेड है और इसलिए मैं भी जो भी लिंक्स देता हूँ W3 स्कूल की देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ट्रस्टेड और ईज़ी लैंग्वेज में समझाया गया है इसलिए। अ, तो लेट्स स्टार्ट। हम 4 चीज़ों की बात करेंगे एडवांस सीएसएस में। पोज़ीशन, विज़िबिलिटी, अ, REM मतलब व्यू पोर्ट क्या होता है समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे, और एनिमेशन की। अब इसमें थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अडैप्टिव डिज़ाइन की बात होएगी। क्या होता है वो भी आगे समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको अभी भी समझना है तो जाके सीधा W3 स्कूल पे जाके लिख दो कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, अडैप्टिव डिज़ाइन क्या होता है। तो हाँ, आगे हम फिर बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पोज़ीशन प्रॉपर्टी, जिसमें कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड। एक एब्सोल्यूट भी होती है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट ही आप मोस्टली यूज़ करते हो। तो स्टैटिक और रिलेटिव थोड़े सिमिलर से हैं, ये आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा। बट मेनली क्या है, स्टैटिक का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, अगर मैंने एक इमेज को स्टैटिक पोज़ीशन दी है, मतलब मैं नहीं चाहता कि अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो उसकी पोज़ीशन कुछ भी हिले, वो जहाँ है वैसा का वैसा रहे। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो अपने आप जैसे वो पेरेंट क जैसे वो बाकी एलिमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं पेज पे, वो वैसे ही स्क्रॉल हो जाए। सेम काम रिलेटिव का भी है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन हमारी स्टैटिक होती है, रिलेटिव भी हम डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन मान के ही चलते हैं। ठीक है? वैसे रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरे 2 कंटेंट, जैसे हम यहाँ देख सकते हो, साइड बार है और कंटेंट है, तो मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट का जो विड्थ है, मतलब कि जो साइज़िंग है, वो 50% रहे और साइड बार की बाकी 30% रहे। तो मैं अगर पोज़ीशन रिलेटिव डाल रहा हूँ तो ये रहेगा कि मेरा कंटेंट का जो साइज़ है वो रहेगा तो 50%, बट वो रिलेटिव टू अदर एलिमेंट्स, रिलेटिव टू साइड एलिमेंट, कि मेरा साइड बार कितना स्पेस ले रहा है उसके रिलेटिव आपको बाकी स्पेस देगा। जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है सेटिंग एन एलिमेंट टू रिलेटिव पोजीशन अलाउज फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स नॉर्मल पोजीशन। इट्स ऑफन यूज्ड इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है वो भी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, बट मेनली इतना समझ लो कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी चलानी है, फ़ोन में भी चलानी है, तो आपके डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी और फ़ोन में कैसे दिखेगी, उन दोनों में फ़र्क होता है, बस उसी को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। कि आप ऐसा कोड कर रहे हो कि आपकी डिज़ाइन, आपका जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे भी वैसा दिखे और मोबाइल पे भी वैसा दिखे। दूसरी फिर हम बात करते हैं फिक्स पोजीशन की। तो फिक्स पोजीशन हमारी अ, एक फिक्स पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट हमने लास्ट टाइम यूज़ भी करी थी। उसमें हम टॉप वगैरह, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं ना। फिक्स पोजीशन का आई थिंक इसको मैं कोड से समझाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो लेट्स गो टू द कोड फर्स्ट। तो जैसे कि मैं बता रहा था, पोजीशन 4 तरह की होती है, फिक्स, स्टिकी, रिलेटिव और आपका एब्सोल्यूट। तो मैं आपको एब्सोल्यूट को पहले करके दिखाता हूँ कि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट डाल दी। यहाँ पे हम नैव बार का जो एलिमेंट है हमारा, और नैव बार की जो आईडी है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। हमने टास्क 1 में ये सब किया था। तो आपको याद हो तो मैंने नैव बार की एक आईडी बनाई थी, हैश मतलब आईडी। तो मैं नैव बार का जो एलिमेंट दिख रहा है ऊपर का टॉप वाला, उसमें चेंजेस करूँगा। अब मैं अगर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट डालता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेव करने से। लेकिन जैसे ही मैं बॉटम 0 डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बॉटम 0 डाला, तो लेट्स सी, कोई फ़र्क पड़ा? पड़ना चाहिए फ़र्क। ओह!
मैंने दूसरा पेज खोल रखा था, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अब मैं इस वाले को देख सकते हो, मैंने बॉटम 0 डाला तो बॉटम में उस वाले एलिमेंट नैव बार जो हमारा वो बॉटम में चला गया सीधा। मैंने उसको एब्सोल्यूट पोजीशन दिया। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो बाकी एलिमेंट्स उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना खुद का एक एरिया बनाएगा, उसको बाकी एलिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी एलिमेंट कैसे भी स्पेस्ड हो, वो अपने अपने हिसाब से देखेगा। तो एब्सोल्यूट का ये होता है। अम, अब अगर मैं इसको मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मेरे को चाहिए कि वो बाकी एलिमेंट्स की पोज़ीशन से रिलेटिव उसको फ़र्क ना पड़े। जैसे हम पोज़ीशन रिलेटिव यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव में बाकी एलिमेंट की से उसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट में उसको बाकी एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अम, या अब अगर मैं पोज़ीशन लेट मी सी, अब अगर मैं पोज़ीशन कुछ और करके देखूँ, यस, बाय द वे कि बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट हमारा टॉप 0 होता है, ठीक है? तो टॉप 0 ही रहता है अगर हम इसको कुछ और स्पेसिफ़ाई नहीं करते तो। या मैंने बॉटम 0 किया तो देखो यहाँ पे चेंजेस हो गए। या अब अगर मैं यही चीज़ बॉटम 0 करके पोज़ीशन फ़िक्स कर दूँगा, तो देखो, पहले क्या हुआ था, मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखाया कि अगर मैंने एब्सोल्यूट 0 किया तो वो उस सेक्शन में बॉटम 0 पे आ गया, है ना? लेकिन अगर मैं फ़िक्स कर दूँगा, तो मैं कितना ही स्क्रॉल कर लूँ, हमेशा बॉटम 0 पे ही रहेगा। मैंने इसकी इसका पोज़ीशन फ़िक्स कर दी कि ये हमेशा नीचे ही रहेगा, उस स्क्रीन के लिए। वो एक सेक्शन के लिए नहीं हुआ, एब्सोल्यूट सिर्फ़ एक सेक्शन के लिए होता है, फ़िक्स पूरी स्क्रीन के लिए होता है। तो हमेशा फ़िक्स करने पे वो नीचे ही रहेगा। So fixed is a used to keep something to a certain point. या तो हाँ, मैंने बॉटम 0 हटा दिया, तो देखो फिक्स का भी बाय डिफ़ॉल्ट वही है। फिक्स का भी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 0 ही है। बाय डिफ़ॉल्ट गोज़ टू टॉप 0। अब अगर मैं पोज़ीशन हमारा फिक्स्ड हो गया, हमारा एब्सोल्यूट हो गया, है ना? अब मैं आपको स्टिकी यूज़ करके दिखाता हूँ। स्टिकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्टिकी नैव बार में यूज़ करने वाली प्रॉपर्टी है नहीं। हम यूजुअली स्टिकी नैव बार के साथ नहीं यूज़ करते हैं। तो स्टिकी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए कि मेरा एक एलिमेंट, लेट्स से मेरे को चाहिए कि मेरी ये जो इमेज वाला एक्वा जो ये कलर बॉक्स हो रखा है, यहाँ मैं इमेज डालना चाह रहा था, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्क्रॉल करूँ, तो जैसे ही ये वाला जो मेरी इमेज है, ये अ, जो मेरा स्क्रॉल बार है वो जैसे ही इमेज के पास आए, मेरी इमेज मतलब या फिर जो कलर्ड बॉक्स है उसके पास आए, मेरा वो कलर्ड बॉक्स अ, चिपक जाए हमारे नैव बार के साथ, वैसा मैं चाहता हूँ। तो अब मैं स्टिकी यूज़ करूँगा। ठीक, या वैसे यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है कंसोल ओपन करना या फिर इंटरैक्टिव मोड ओपन करना। तो आप अगर अपने क्रोम बार पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे, तो आपका ये पैनल खुल जाएगा ऐसा। अब इसमें क्या है, इसमें एक बहुत ख़ासियत वाली बात है कि इसमें एक ये बटन है, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, लेट मी ज़ूम इन। ये एक बटन दिख रहा है कोने में, ये वाला बटन, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं किसी भी एलिमेंट पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, तो वो बता रहा है कि ये div डॉट इमेज है, ये div डॉट जो भी मैंने उसको टैग दिया है, वो सब है ना? या फिर क्लास नेम दिया तो वो सब है। तो मैं उसको क्लिक करूँगा तो सीधा यहाँ पे मुझे उसको कोड खोल के दे देगा। अब यहाँ पे एक ख़ासियत होती है जो हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है कि यहीं पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन वो चेंजेस मेरे सेव नहीं होंगे। मेरी एक्चुअल फ़ाइल में चेंजेस सेव नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसी में इमेज क्लास को चेंज करके कुछ और लिख दूँ, जैसे कि इमेज सैट, तो वो यहाँ तो वर्क कर जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास चेंज होगी तो देखो इमेज की सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने इमेज क्लास में कलर डाला था वो चेंज हो गया, है ना? लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे इमेज सेट कर दिया है, मतलब मेरा क्लास नेम चेंज हो गया है। लेकिन एक्चुअल फ़ाइल में चेंज नहीं हुआ है, वो बस यहीं पे चेंज हुआ है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है ख़ासियत, ये आपको काफ़ी काम आएँगी बाद में जब आपको थोड़ा जल्दी काम करना होगा तब। लेट्स मूव ऑन, तो जहाँ मैं बात कर रहा था टिकी की ना, तो मैं इमेज छोड़ के मैं जो मेरी हेडिंग टैग है इसको स्टिकी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये इंटीग्रेट वाला।
ये मेरा है हीरो टेक्स्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी में एक और क्लास ऐड कर दूँगा स्टिकी करके, ठीक है? तो देखो मैंने स्टिकी की प्रॉपर्टी डाली हुई है एक स्टिकी क्लास में, और मैंने उस स्टिकी क्लास को हीरो टेक्स्ट के साथ उसी क्लास में ऐड कर दिया स्पेस देके, तो मैं एक से ज़्यादा क्लास ऐसे डाल सकता हूँ। तो अब मेरा वो स्टिकी वाला एलिमेंट स्टिकी वाली पोज़ीशन उस हीरो टेक्स्ट पे हो गया। मैं देखो स्क्रॉल करूँगा तो मेरा हीरो टेक्स्ट, ठीक है? उतने सेक्शंस के लिए मेरा हीरो टेक्स्ट चिपक गया उससे, नैव बार से। यू सी? तो ऐसे स्टिकी हमारा काम आता है। इसको मैं नॉर्मल कर दूँगा तो फिर ये हट जाएगा, अगर मैं स्टिकी रखूँगा तो स्टिकी रहेगा देखो, है ना? तो पोज़ीशन वही सेम सिंटैक्स है, पोज़ीशन और स्टिकी। देखा, स्टैटिक कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने अगर पोज़ीशन स्टैटिक कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, मैं कुछ भी कर दूँ। मैं राइट 0 करूँ, टॉप 0 करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टैटिक को, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। सेम चीज़ रिलेटिव में भी है, रिलेटिव बस आपका बाकी एलिमेंट्स के इन रिलेशन में आपको आगे पोज़ीशन रखता है, बट स्टैटिक आपका डिफ़ॉल्ट है। लेट मी ऐड कमेंट। रिलेटिव इज़ द डिफ़ॉल्ट, रिलेटिव हम यूजुअली डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, स्टैटिक हमारा डिफ़ॉल्ट है, लेकिन दोनों काम ऑलमोस्ट सेम सिमिलर से ही करते हैं। तो आप स्टैटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप रिलेटिव शायद यूज़ करो, और एब्सोल्यूट और फिक्स्ड और स्टिकी तो आप यूज़ करोगे, अलग से मेंशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हो गया हमारा पोज़ीशन प्रॉपर्टी की बात। अब हम जाते हैं विज़िबिलिटी प्रॉपर्टी की तरफ। तो विज़िबिलिटी प्रॉपर्टी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। विज़िबिलिटी मतलब क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ दिख रही कैसी है। तो विज़िबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, हिडन, विज़िबल और कोलैप्स। तो विज़िबल मतलब कि मेरे को वो एलिमेंट दिख रहा है, विज़िबल है। हिडन मतलब मेरे लिए वो एलिमेंट छुप गया है, हिडन हो गया है, ठीक है? बट वो क्या हिडन प्रॉपर्टी क्या करती है, वो ऑल्दो मेरा वो एलिमेंट छुप गया है मेरे से, लेकिन उसके लिए जितना स्पेस मैंने छोड़ा हुआ था वो स्पेस वहाँ का वैसा वैसा का वैसा रहेगा। और एक प्रॉपर्टी है कोलैप्स। तो कोलैप्स का यूजुअली हम यूज़ करते नहीं हैं जब तक हम टेबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोलैप्स वहीं काम आती है यूजुअली। बट जैसे आप मैंने बताया कि हिडन प्रॉपर्टी ऑल्दो वो एलिमेंट छुप जाएगा बट उसकी लेआउट स्पेसिंग वैसी की वैसी रहेगी, बट कोलैप्स में ऐसा नहीं होता। जितनी हमने प्रॉपर्टी उसकी स्पेसिंग मेंशन करी है वो भी हट जाएगी अगर हमने कोलैप्स यूज़ किया, ठीक है? इसको मैं थोड़ा कोड से अच्छे से समझाता हूँ, लेट मी शो। तो ये हीरो कॉम्प मतलब मेरे जितने भी कंपनीज़ के नेम है, ये एक मेरी क्लास है हीरो कॉम्प करके, मैं उसमें जाता हूँ, ठीक है? और उसमें मैं करता हूँ विज़िबिलिटी का, ये दिख रही है? वर्किंग विद वाले इसी में। तो या मैं विज़िबिलिटी को अगर मैं विज़िबिलिटी को नॉर्मल विज़िबल रखूँगा, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं देखो, कोलैप्स एंड विज़िबल। मैं इसको अगर नॉर्मल विज़िबल रखूँगा तो ये वैसी की वैसी दिखेगी, ठीक है? क्या विज़िबल प्रॉपर्टी है, हिडन प्रॉपर्टी या कोलैप्स प्रॉपर्टी। मैं विज़िबल रखूँगा वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि विज़िबल मतलब दिख रहा है मुझे, ऑब्वियस वो नॉर्मल चीज़ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट विज़िबल ही रहता है। और दूसरा मेरा हिडन प्रॉपर्टी, ठीक है? अच्छा हाँ, वैसे वीएस कोड में ये भी चीज़ आपको सिंटैक्स वहीं पे बता देता है। वो चलो बात की बातें हैं। बट अगर मैं हिडन कर देता हूँ तो देखो, वो वहाँ से स्पेस चला गया। वो स्पेसिंग वहीं पे रहेगी, वो एलिमेंट वहाँ से छुप जाएगा, लेकिन वो स्पेसिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। स्पेसिंग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब देखो मैं कलर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ईज़िली हो जाए, दिखेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको विज़ुअल करके दिखाता हूँ, विज़िबल, तो देखो ये एलिमेंट मैंने हिडन करा था हिडन लिखने के बाद, ठीक है? अब कोलैप्स में भी यही काम होएगा, अगर मैं यहाँ पे कोलैप्स लिख दूँगा इसकी जगह, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। तो हम इसलिए बोलते हैं कि हम यूजुअली कोलैप्स टेबल्स के साथ यूज़ करते हैं। व्हाई टेबल्स के साथ यूज़ करते हैं? उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। लेट मी शो या visible and hidden are give the same result when used like this, but there is a there is an example in W3 school जो कि हमें टेबल्स का बताता है to explain what collapse property does, ठीक है? It says collapse is usually
फॉर टेबल्स एंड हाउ, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। तो मैं डब्ल्यू3 स्कूल पे गया, मैंने लिखा सीएसएस विजिबिलिटी, मैंने सर्च करा था, तो विजिबिलिटी का आ गया। अब देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। अ, यहाँ कोलैप्स की बात हो रही है, ये कोलैप्स का एग्जांपल है ना। अब मैं देखो ट्राई इट योरसेल्फ, यही ऑप्शन की मैं पहले बात कर रहा था। इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको ज़ूम करता हूँ, रुको। या ज़ूम किया मैंने, या तो देखो अभी कोलैप्स हो रखा है। मैं इसको विज़ुअल करके दिखाता हूँ पहले, कि विज़िबल अगर मैं लिखूँ और इसको रन करता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट था लुईस ग्रिफिन करके, ठीक है? ये है, अगर मैं इसे यहाँ हिडन कर दूँगा तो देखो एलिमेंट हट गया वहाँ से, लेकिन उसकी स्पेसिंग रह गई, देख रहे हो? लेकिन यहीं पे अगर मैं कोलैप्स यूज़ करूँगा, तो स्पेसिंग भी हट जाएगी। एलिमेंट तो हटेगा, स्पेसिंग भी हट जाएगी, इसलिए हम यूजुअली ऐसे यूज़ करते हैं। ये एक फॉर्मेट है टेबल बनाने का, टेबल TRTD करके, ये आपको डब्ल्यू स्कूल पे मिल जाएगा अगर आप टेबल बनानी हो अपने वेबसाइट के अंदर। लेकिन हाँ, यहाँ विज़िबिलिटी ऐसे यूज़ होती है, ठीक है? तो ये हमारी बात हो गई विज़िबल की। तो लेट्स गो टू यूनिट्स, REM और EM। ये REM और EM क्या है? तो EM हमारा यूनिट है, फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे आप पिक्सेल्स यूज़ करते हो यूजुअली, है ना? आप पैडिंग के साथ 15 पिक्सल, 16 पिक्सल, 24 पिक्सल यूज़ करते हो, PX पिक्सल। अब PX का एक अल्टरनेटिव है EM और REM। तो यूजुअली क्या होता है कि हम पिक्सेल्स, अगर आपने एआई पढ़ी हो, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में एआई हो, तो आपको पता चलेगा कि पिक्सेल्स हमारे बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसके हिसाब से होता है। तो हम जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पिक्सेल्स काम में नहीं आते, क्योंकि हर डिवाइस का पिक्सल रेशियो अलग अलग होगा। तो हम अगर पिक्सल में सब कुछ मेंशन करेंगे, तो अगर आप एक डिवाइस में आपने काम किया, अब वही वेबसाइट किसी और डिवाइस में खोलोगे, तो आपका सब इधर-उधर हो जाएगा। आपने ऐसे स्पेस, जैसे बहुत लोगों के साथ हुआ था टास्क 1 में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेंटर अलाइन की थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई थी चीज़ें, तो सारी लेफ्ट अलाइन थी। वो क्यों? क्योंकि हमने पिक्सेल यूज़ करे थे। अब उसकी जगह हमारे पास ऑप्शंस है ईएम और आरईएम यूज़ करने का। तो ये हमारा ईएम वो फ़ॉन्ट साइज़, रिलेटेड टू द फ़ॉन्ट साइज़ हमारा यूनिट देता है। मतलब कि अगर मेरा लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल का, मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है? और मेरे को चाहिए कि 24 पिक्सल का हो जाए, तो मैं लिखूँगा 2EM। तो उस फ़ॉन्ट साइज़ के रिलेटिव मुझे क्या कहते हैं, बाकी सबका स्पेसिंग, साइज़िंग देगा। तो आप इसे यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। सेम विद आरईएम, दोनों का ऑलमोस्ट रिज़ल्ट सेम ही होता है, बट आरईएम हमारा स्केलेबल होता है, डॉक्यूमेंट के साइज़ के ऊपर। तो अगर आपको स्केलिंग चाहिए, मतलब कि आपको चाहिए कि आपका वेबसाइट कितनी छोटी हो जाए और कितनी बड़ी हो जाए, वो उतना ही रेशियो में रहे, तो हम आरईएम यूज़ करते हैं। यूजुअली आरईएम, ईएम का रिज़ल्ट सेम ही पड़ेगा। इवन आप अगर देखोगे तो 1 ईएम इज़ इक्वल्स टू 16 पिक्सेल्स, 2 ईएम इज़ इक्वल्स टू 24 पिक्सेल्स, और सेम विद आरईएम वगैरह। तो ऐसा होता है, आप अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी ठीक है, लेकिन पिक्सेल्स हम रिकमेंड करते हैं ना यूज़ करने को। अब इसी के साथ एक और चीज़ आती है, वीएच और वीडब्ल्यू। तो ये वीएच और वीडब्ल्यू क्या है? वीएच और वीडब्ल्यू समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी, जो कि होता है हमारा मेटा टैग में व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट क्या होता है? लेट मी, आई होप दिस मेक सेंस। हाँ, तो हमारा एक टैग होता है मेटा टैग, जो कि हमारा एचटीएमएल में यूज़ होता है। हम यूजुअली देखो, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कैट साइट UTF-8, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम वेब सर्वर को बता रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें UTF-8 लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जिसका मतलब है इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और सेम चीज़ हम जब टू क्लोज़ द माइक, सॉरी। सेम चीज़ जब हम व्यू पोर्ट बताते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे व्यू पोर्ट बता रहे हैं। व्यू पोर्ट मतलब कि हमारे डिवाइस कैसा व्यू, हमारी वेबसाइट कैसे व्यू होगी अलग-अलग डिवाइस पे। तो देखो मैंने आगे लिखा हुआ है कि हमारा व्यू कैसा होगा, वो डिवाइस की विड्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हम यहाँ पे स्केलिंग बता रहे हैं, ये स्केलिंग डिपेंड करती है 0.1 से लेके इनिशियल स्केल 0.1 से लेके 10 तक हम कहीं पे भी डिफ़र कर सकते हैं। ये इनिशियल स्केल क्या बताता है? ये इनिशियल स्केल बताता है कि अगर मेरी वेबसाइट किसी भी पेज पे लोड होती है, किसी भी डिवाइस पे लोड होती है, तो वो नॉर्मल उसका ज़ूम क्या होगा? उसका ज़ूम 0.1 का ज़ूम होगा या 100 का ज़ूम होगा या 90 का ज़ूम होगा, वो हम बताते हैं। यहाँ पे हम 0.1 से लेके 10 तक की रेंज एक लिख के बताते हैं। कि हाँ, हमारी जब इनिशियल लोड होगा वेब पेज, तो इतना ज़ूम में रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे मेटा टैग से ये बताते हैं इसको कि हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव रहे, मतलब कि वो यूज़र के डिवाइस पे डिपेंड करे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे, तो आप फ़ोन पे खोलो, टैबलेट पे खोलो, टीवी पे खोलो या डेस्कटॉप पे खोलो, सब पे सेम ही रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा बहुत सारा कंटेंट इधर-उधर हो जाएगा, हमारी वेबसाइट एस्थेटिकली प्लीज़िंग नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी देखने के। इसलिए हम रखते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन।
अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है, अंश मेहरा करके एक यूएक्स डिज़ाइनर है, जिन्होंने एडैप्टिव डिज़ाइन वर्सेस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे थोड़ी-सी एक बात करी है, आप वो देख सकते हो वीडियो, नहीं तो यहाँ पे एक मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, बिगिनर्स गाइड टू व्यूपोर्ट, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। जब उसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मेटा टैग क्लियर हो जाएँगी कि व्यू पोर्ट का है क्या? काफ़ी चीज़ें शायद यहाँ पे इस वीडियो में समझ में ना आए, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार क्लियर हो जाएँगी। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप इसको गो थ्रू करो। अब हम आते हैं वीएच और वीडब्ल्यू क्या है? तो जैसे हमारा आरईएम, ईएम हमने बताया कि हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं ना? वैसे ही वीएच और वीडब्ल्यू भी हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। हम वीएच और वीडब्ल्यू यूजुअली विड्थ और हाइट के लिए यूज़ करते हैं। वीएच मतलब व्यू हाइट, वीडब्ल्यू मतलब व्यू विड्थ, ठीक है? सिंपल है। तो हम यूजुअली विड्थ और हाइट आरईएम, ईएम पिक्सल में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 पिक्सल लेट्स से, तो वो 100 पिक्सल हर डिवाइस पे अलग हो सकता है ना। ऐसे ही हमने आरईएम में लिख दिया तो हर डिवाइस पे अलग हो सकता है। स्केलिंग चाहे स्केलिंग पे डिपेंडेड है, लेकिन वो हर डिवाइस पे अलग हो सकता है। तो अगर मुझे चाहिए मेरा नैव बार पूरा का पूरा स्क्रीन कवर करे, तो या तो मैं परसेंटेज में लिखूँ। अब मैं परसेंटेज में अगर नहीं लिखता हूँ, तो उसका मेरे पास एक ऑप्शन है वीएच या वीडब्ल्यू करने का। तो अगर मैंने अपनी नैव बार की विड्थ कर दी वीडब्ल्यू लेट्स से, तो 100 वीडब्ल्यू, तो मतलब मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन लेगा, चाहे वो कितना ही पूरा का पूरा विड्थ लेगा स्क्रीन की, मेरा नैव बार, चाहे वो कौन सा ही डिवाइस यूज़ कर ले। अब देखो, जैसे मैं आपको रिस्पॉन्सिविटी दिखाता हूँ, तो अगर आप यही कंसोल खोल के, ये देखो मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा डिपेंड कर रहा है हमें स्क्रीन को कितना छोटा बड़ा करूँ, यही यही हम करते हैं। हम यूजुअली अब वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे स्क्रीन को छोटा करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं कि हमारा जितना भी डिज़ाइन है वो कोहेसिव लग रहा है, कोहेसिव मतलब कंसिस्टेंट लग रहा है हर डिवाइस लेंथ पे। तो ये करते हैं हम। ये अब हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा जो भी क्या कहते हैं डिवाइस है, हमारी जो भी वेबसाइट है वो हर डिवाइस पे अच्छी लगे। तो उसके लिए एक टैग आता है मीडिया क्वेरी का, ठीक है? तो हम इसको लिखते हैं @मीडिया स्क्रीन, बहुत तरीके हैं लिखने के, उनमें से एक तरीका है कि @मीडिया स्क्रीन लिखने का। और भी देखो, जैसे कि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ये हर डिवाइस पे अलग-अलग दिखता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको कोहेसिवली नहीं लिखूँगा, तो आप देख सकते हो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ वैसा का वैसा ही है। चाहे मैं कितना ही खींच लूँ, कितना ही छोटा कर लूँ, तो उससे देखो हमारा कंटेंट इधर-उधर हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं @मीडिया स्क्रीन, और मैक्सवेट मिट मिट करते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक और तरीका है, ये देखो, जैसे कि मैं यहाँ से उठाता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको वो वाला आर्टिकल दिखाया है ना, सीएसएस मीडिया क्वेरी करके एक मीडियम पे आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिखाया जाएगा, मीडिया क्वेरीज़ के बारे में थोड़ा समझाया जाएगा। आई वुड रिकमेंड इसको पढ़ लेना। तो इसमें से जैसे मैंने उठाया, तो ये, तो मैं मैक्स विड्थ मीडिया में मैक्स विड्थ लिखा, मतलब कि मेरे अगर स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम विड्थ, ठीक है? मैक्सिमम विड्थ अगर मेरी 400 पिक्सल है, तो मैं क्या-क्या चेंजेस चाहता हूँ। ठीक है? मीडिया स्क्रीन एंड, मैंने यहाँ पे स्क्रीन एंड क्यों डाला है? यहाँ पे स्क्रीन एंड डालने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि मेरी स्क्रीन के ऊपर भी डिपेंड करे, और मैक्स विड्थ तो हमने दे ही रखी है, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे स्क्रीन की विड्थ पे भी डिपेंड करे। तो मैं चाहता हूँ चेंजेस, कहाँ चेंजेस चाहता हूँ मैं? मैं ये हीरो टेक्स्ट में चेंजेस चाहता हूँ, मेरा जो ये टिक वाला है, ठीक है? इसमें चेंजेस चाहता हूँ, तो या मैं ग्रिड ग्रिड चेंज करना चाहता हूँ लेट्स से, है ना? मैं ग्रिड में वो रखा है अभी ये, है ना? तो मैं अगर, या हीरो सेक्शन में ये वाला, मैं ग्रिड नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि जब मेरा स्क्रीन छोटी हो तो मेरे को ग्रिड नहीं चाहिए, लेट्स से डिस्प्ले ग्रिड नहीं चाहिए मुझे। तो मैं ये सब हटा दूँगा जो मेरे को नहीं चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने सब कुछ पहले से डिफाइन कर रखा है, तो मेरे को सब कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मीडिया क्वेरी के अंदर, मेरे को सिर्फ़ वो चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत है जो मेरे को चेंज करनी है। तो मैंने लिखा डिस्प्ले ग्रिड की जगह ब्लॉक कर दिया। अब देखो, अब ग्रिड का मतलब था हमारा साइड बाय साइड कंटेंट आ रहा था अभी तक, अब मैंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक एक प्रॉपर्टी है जिससे हमारा कंटेंट एक एक लाइन में आएगा, मतलब कि ऊपर से नीचे। तो देखो, एक के नीचे एक आ गया सारा कंटेंट। साइड बाय साइड नहीं आया, पहले था कि राइट साइड में एक बॉक्स था कलर वाला, राइट लेफ्ट साइड में एक वो था, टेक्स्ट था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है? तो मैंने हीरो सेक्शन में ये कर दिया, और मेक श्योर कि आप जब ये क्रोम पे या किसी भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे देख रहे हो, तो आप अपनी जो हाइट है वो 400 से नीचे कर लो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैक्स विड्थ 400 दे रखी है, तो मेरा जितना भी ये मीडिया क्वेरी है, ये तभी वर्क करेगी जब मेरी स्क्रीन की विड्थ 400 पिक्सल से कम होएगी, ठीक है? तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ देखो, जब वहाँ दे रखा था, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करने की कोशिश करी आरईएम से, तो 0.5, अ, लेट्स सी 0.1 छोटा हुआ, हाँ, देखो।
छूटा हुआ। आई डोंट थिंक हीरो सेक्शन में वर्क करेगा वो। मेरे को जहाँ मैंने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर रखा है वहीं जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। जिस क्लास में मैंने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर रखा है, फ़ॉन्ट का साइज़ डिफ़ाइन कर रखा है, वहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने 5 आरईएम डिफ़ाइन कर रखा है, मैं कर देता हूँ 2 आरईएम। देखो, मैंने यहाँ पे 2 आरईएम करा, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि चेंज हो गया। मेरा पहले हीरो टेक्स्ट बहुत बड़ा था, वो छोटा हो गया। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कि अभी जब मैं स्क्रीन बड़ी करूँगा तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब मैं स्क्रीन छोटी करूँगा तो वो मीडिया क्वालिटी की वजह से जैसे ही 400 पिक्सल के अंदर आएगा, नीचे आएगा, वो छोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। अब एक बात बताओ, अब मैं क्या करूँ क्या? अब मेरे को अगर हर एक स्क्रीन के लिए करना है तो मैं क्या यही करता रहूँ, बार-बार कॉपी पेस्ट करता रहूँ और फिर मैक्स फिट चेंज करता हूँ, कितनी स्क्रीन्स के लिए कर लूँगा मैं, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा रिगरस काम हो जाएगा। तो इस हमें ज़रूरी नहीं है, हमें हर स्क्रीन के लिए करना ज़रूरी नहीं है। यूजुअली वी ओनली हैव टू डू 4 टू 5 मीडिया क्वेरीज़। 405 नहीं, 4 टू 5 मीडिया क्वेरीज़ अ, ऑफ 4 टू 5 स्क्रीन्स या बेसिक स्क्रीन्स या ये। मीडिया क्वेरी टेम्पलेट आप अगर सर्च करोगे तो आपको गिटहब की लिंक मिलेगी, मैं भी भेज दूँगा ये लिंक। तो इसमें देखो आप दे रखा है, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ इसको, रुको। देखो, सारी सारी मीडिया क्वेरीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। तो जो भी आपको मीडिया क्वेरीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे देखो थोड़ा ज़ूम करता हूँ यहाँ पे आईफ़ोन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, अगर मेरा लैंडस्केप में फ़ोन कर दिया मैंने, अगर पोर्ट्रेट में कर दिया तो वो सब दे रखा है। इतना सब कुछ आप करने करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ़ बेसिक्स करने की ज़रूरत होती है, आपको करनी भी बेसिक्स ही हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे जो वो दे रखा है, कमेंट कर रखा है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड और ये सारे साइज़िंग दे रखी है 1024, 764, तो यही आपको करनी है, ठीक है? मेनली आपको यही 4-5 करनी है, ये जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड मीडिया दे रखी है, ये सारे जो स्क्रीन्स दे रखी हैं, यही करनी है। मैं इसको काम करता हूँ, देखो 1 टू 1200, 1024, 764, 80 ये विड्थ्स के हिसाब से ही इन्हीं विड्थ्स में आपको काम करना है मीडिया क्वेरीज़ में, क्योंकि यही यूजुअल विड्थ्स होती हैं, जो आपकी स्क्रीन्स की विड्थ्स होती हैं। इनके बीच में अगर कुछ होता है तो वो अपने आप हो जाता है। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस या एंड पेस्ट इट हियर या एनी रिस्पॉन यही ग्रिड्स हैं जिनमें आपको काम करना होता है। इन्हीं विड्थ्स के बीच में आपको मीडिया क्वेरीज़ डालनी है, इनके अलावा आपको डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये टीवी टैबलेट, फ़ोन, स्मॉल फ़ोन सब का कवर कर लेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ की फ्रेम्स एंड ट्रांज़िशंस। तो ऐसा नहीं है कि हम एनिमेशन यूज़ नहीं कर सकते वेब पेजेस पे, कर सकते हैं। गिफ्स यूज़ कर सकते हैं चाहो तो, लेकिन हमारे पास एनिमेशन क्रिएट करने का भी एक ऑप्शन होता है यूज़िंग की फ्रेम्स। तो एक बहुत ही पावरफुल मेथड है हमारा सीएसएस में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। तो एट द रेट की फ्रेम करके आप अपनी की फ्रेम को क्या कहते हैं डिफाइन कर सकते हो। आप एक फॉर्मेट होता है इसका, आप बहुत सारे फॉर्मेट आपको नेट पे मिल जाएँगे, उनमें से एक फॉर्मेट है कि की-फ्रेम और हमारे एनिमेशन का नाम जो भी आपको डालना चाहो या आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। उसके अंदर आप कर्ली ब्रेस के अंदर डालोगे फ्रॉम और टू, मतलब अगर मेरे को चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चाहिए कि मेरा ये जो बॉक्स है कलर्ड बॉक्स, इसको मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है फ्रॉम व्हाइट टू ग्रीन जब स्क्रीन लोड हो। तो मैंने किया, मैंने डाला एनिमेशन नेम, मैंने अपना की फ्रेम में जो मैंने नाम डाला था मैंने वो डाला और मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन डाल दी कि कितना ड्यूरेशन तक एनिमेशन मेरी चलनी चाहिए। तो मैं रीलोड करता हूँ, 4 सेकंड डाला है, तो देखो, अभी शायद आपको ये दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा टाइम और बढ़ा देता हूँ। देखो, व्हाइट से धीरे-धीरे एनिमेशन कलर बैकग्राउंड कलर हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये अभी भी आपको नहीं दिख रहा तो मैं काम करता हूँ, मैं व्हाइट चेंज कर देता हूँ, कलर को ब्लैक कर देता हूँ, है ना? ब्लैक। तो देखो, अब मैं नीचे आऊँगा, देखो ब्लैक से एक्वा कलर में जा रहा है, एक्वा मरीन। तो ऐसे हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया, बहुत अलग-अलग तरीके भी। यहीं पे एक और तरीका है अगर आप की फ्रेम्स ना करना चाहो, है ना? की फ्रेम या नहीं यूज़ करना चाहो लेकिन तब भी आपको एनिमेशन चाहिए, तो एक तरीका है ट्रांज़िशन यूज़ करने का। या तो मैं ट्रांज़िशन लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगा मेरे को कौन-सा सीएसएस की कौन-सी प्रॉपर्टी में चेंज चाहिए। मैं बैकग्राउंड कलर में मुझे चेंज चाहिए, बैकग्राउंड कलर में एनिमेशन चाहिए, 10 सेकंड्स का एनिमेशन चाहिए। तो अब उसे कैसे पता चलेगा कि कौन-सा एनिमेशन चाहिए? तो मैं लिखूँगा, मैंने उसी क्लास में हॉवर करके एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं हॉवर करूँगा तब क्या होना चाहिए। ये शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो अ, सेमीकोलन हॉवर लिखने का मतलब हुआ कि मैं चाहता हूँ कि हॉवर करने के बाद कौन-कौन क्या चेंजेज़ होने चाहिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया, ब्लैक हो जाना चाहिए जैसे मैं इमेज पे हॉवर करूँ। तो अभी मैं लेके आया इसको, मैं इमेज पे हॉवर करूँगा, हॉवर करता हूँ,
तो लेट्स सी, मैं होवर कर रहा हूँ तो ब्लैक होएगा कि नहीं होगा? आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग। आई थिंक मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ट्रांज़िशन का एनिमेशन का टाइम, क्योंकि अगर मैं होवर भी करता हूँ तो ब्लैक पे जा रहा है, बट फॉर सम सेकंड, तो मैं ऐसे होवर हटा दूँगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। सी दिस इज़ वर्किंग, जैसे मैं जब तक होवर कर रहा हूँ तब तक के लिए इट्स वर्किंग, बट देन इट्स नॉट। आई थिंक मैं ट्रांज़िशन टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ, तो शायद इट विल वर्क। 2 seconds, I think that will good. Yeah, see, it is still animating for 2 seconds. But yeah, that's how transition works. That's how transition works. Yeah. This is also another way of making animation using transition only. Now there is another property known as transform property. इसमें आपकी 3 तरह के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल और स्क्यू। तो ये आई थिंक आपको कोड से जल्दी समझ में आएगा, बट ट्रांसफॉर्म एक तरीके से हम किसी भी एलिमेंट पे कुछ फंक्शन लगा रहे हैं एक तरीके से, जैसे मैथ्स में फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शन लगा रहे हैं। हम उसे बोल रहे हैं कि इतना डिग्री रोटेट हो जाओ, इतना डिग्री अपना स्केल बढ़ा लो। स्केल मतलब जैसे ये इमेज 1 पिक्सल पे है, अगर मैं 1 एक्स पे है, अगर मैं इसका स्केल 2 कर दूँगा, तो ये 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। अभी जितनी इमेज बड़ी है उससे 2 टाइम्स 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं 10 लिख दूँगा, तो अभी की जितनी इमेज बड़ी है उससे 10 गुना बड़ी हो जाएगी। तो दैट इज़ स्केलिंग। ट्रांसलेट का काम क्या है? जैसे आपके ग्राफ होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो ट्रांसलेट का सिंटैक्स यही होता है, ट्रांसलेट पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप एक्स एक्सिस का लिखोगे और वाई एक्सिस का लिखोगे कि आपको एक्स एक्सिस में कितना आगे चाहिए, वाई एक्सिस में कितना ऊपर चाहिए। बस, और फिर पैरेंथेसिस बंद कर दो। दैट्स इट। मैं आपको कोड के थ्रू इसको जल्दी समझाता हूँ तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। या ट्रांसलेट, लेट मी शो यू विद ट्रांसलेट। मैं इमेज को ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो इमेज मेरी क्लास है जिसमें मेरे आते हैं दोनों कलर्ड जो बॉक्सेस हैं। तो 270 is still not rotating. Let me change the degree. Oh, right. I have to write DEG. That's 90 degree I have written. Then I have to write DEG for degree. 90 degree. तो 90 degree rotate हो गया. Yeah. See, I also, मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, लेकिन मैं भी देख देख के समझ समझ के सीखता हूँ। ऐसे ही आपको भी करते करते याद हो जाएगा। मैंने 45 डिग्री लिखा, DEG लिखा, तो मेरा 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो अब करते हैं हम स्केल। अगर मैं 2 टाइम्स स्केल कर देता हूँ, तो देखो इमेज मेरी 2 टाइम्स बड़ी हो गई। इमेज मतलब वो बॉक्स में 2 टाइम्स बड़ा हो गया जितना पहले था। ठीक है? अब इसी को मैं स्केल डाउन करता हूँ, मतलब कि अगर मैं और छोटा नंबर लेता हूँ, 1 से छोटा नंबर। 1 इज़ डिफ़ॉल्ट, 1 मतलब जैसे नॉर्मल दिखता है। तो 0.1 स्केल हो गया, उतना छोटा जो हो गया ये 1 से। अब इसी की जगह अगर मैं ट्रांसलेट यूज़ करता हूँ, ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसलेट और फंक्शन और एक्स और वाई एक्सिस वाला। तो मैं लिखा 5 एक्स एक्सिस में चाहिए आगे और 10 ऊपर चाहिए मुझे। देखो 5 आगे बढ़ा और 10 ऊपर बढ़ा। 10 REM and 5 so yeah, 5 और 10 is number, so I have to write, yeah, see, 10 REM आगे बढ़ा और 10 REM ऊपर चल रहा है, नीचे आ गया एक्सेस में। तो जैसे आपका ग्राफ होता है वैसे ही यही है, बट इतना समझो कि जैसे आपका ग्राफ होता है लेफ्ट साइड और बॉटम, तो यहाँ होता है लेफ्ट साइड एंड टॉप। तो आपका वाई, जैसे हमने 10 REM दिया, तो ऊपर से कितना नीचे आएगा, और लेफ्ट एक्स एक्सिस का मतलब कि लेफ्ट से कितना आगे जाएगा। ठीक है? टॉप से कितना नीचे होना चाहिए, लेफ्ट से कितना आगे होना चाहिए। तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है? तो दूसरी आ गई आपकी प्रॉपर्टी ओपेसिटी एंड इम्पोर्ट। तो ओपेसिटी समझाता हूँ मैं पहले जल्दी से, सिंपल सी। ओपेसिटी होती है कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट है आपका एक एलिमेंट। जैसे कि मैं इसी इमेज में, इमेज टैग में ना, लेट मी शो यू, इस इमेज टैग में, या मैं ओपेसिटी अगर लगाता हूँ, मैंने ओपेसिटी अभी 100% है। 100% मतलब कि बिल्कुल ओपेक है। ठीक है? लेकिन मैं इतना 100% मतलब पूरा ओपेक है। ओपेक मतलब पीछे से कुछ दिख नहीं रहा है। अब मैं लिखता हूँ इसको 50%, तो 50% ओपेक है, 50% ट्रांसपेरेंट है। 10% करता हूँ तो 10% ओपेक है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट है। तो दैट्स हाउ ओपेसिटी वर्क्स। तो ये भी आप कहीं कहीं यूज़ करोगे। और इसमें फिर आते हैं आपकी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट थोड़ा बहुत ही कम यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, एडवांस प्रॉपर्टी है, ऑफ कोर्स अगर आपको यूज़ करनी हो तो। अब इम्पोर्ट मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि इम्पोर्ट मैंने यूज़ नहीं करी, तो मैं कैसे लर्न करता हूँ इम्पोर्ट यूज़ करना।
ठीक है? तो इसी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखो कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे उसे ढूँढोगे, समझोगे। तो या तो मेरे को इम्पोर्ट यूज़ करना नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, W3 स्कूल पे जाता हूँ, लेट्स सी W3 स्कूल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएसएस या इम्पोर्ट सीएसएस रूल नीचे आया, लेकिन मैं वापस लिखता हूँ सीएसएस इम्पोर्ट रूल। तो मैंने सिंटैक्स देखा @import और फाइल का नाम लिखा हुआ है यूआरएल के अंदर। तो ठीक है, आई विल यूज़ दिस। थोड़ा सा ही है, इतना सा देख के मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट ठीक है, इसको यूज़ करके देखते हैं। लेट्स सी कि कैसे होता है। लेट मी रीड दिस। ओके, या तो मैं इम्पोर्ट करके देखता हूँ। तो एक नई फाइल बनाते हैं स्टाइल 2 के नाम से, स्टाइल 2 डॉट सीएसएस। इसमें मैं इमेज टैग के अंदर ही चेंजेस करता हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड कलर में इमेज टैग का इमेज मेरी क्लास है, उसका इमेज टैग नहीं, इमेज मेरी क्लास है, उसमें बैकग्राउंड कलर क्या, बॉर्डर बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है हमारी। उसमें बॉर्डर कलर में ब्लैक कर देता हूँ, और आई थिंक आई शुड यूज़ बॉर्डर ओनली। तो बॉर्डर हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसका सिंटैक्स ऐसा है कि हम बॉर्डर लिखते हैं और कॉलन, और उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें कितना बड़ा बॉर्डर चाहिए। नंबर 2 आरईएम को बॉर्डर चाहिए, उसके बाद हम लिखते हैं बॉर्डर का कलर, और उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर हमें हमें थोड़ा कर्व चाहिए बॉर्डर में, कोने-कोने में मुझे कर्व चाहिए थोड़ा, तो हम वहाँ लिखते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, टॉप पे जाता हूँ और जैसे मैंने देखा था वही करता हूँ अ, टॉप पे जाऊँ कि नहीं? नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी इमेज जो है वो अगर चेंज कर रही है अभी वाली इमेज टैग को, तो आई थिंक मुझे लास्ट में जाना चाहिए। नहीं तो मैं पहले में चले जाऊँगा तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, चेंजेस नहीं होंगे। तो @import यूआरएल और मेरी स्टाइल डॉट सीएसएस मेरी फ़ाइल का नाम। क्या देखो, आ गया, मतलब कि दिस इज़ राइट सिंटैक्स, मेरे वहाँ पे फ़ाइल का नाम आ गया, तो ठीक है। बट इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग? लेट्स सी व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? हटा के देख लेते हैं। बट यहाँ पे फ़ाइल नहीं आ रही, नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। अ, सेमीकोलन नहीं लगा है, इसलिए? आई डोंट थिंक सो। देखो, जैसे मुझे अभी नहीं आता था, तो मेरे को भी अभी कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको प्रॉब्लम होएगी, लेकिन धीरे-धीरे अभी हम देखते हैं कि कैसे सही होएगा। लेट्स गो टू डॉक्यूमेंटेशन, चेक करते हैं क्या गलती है। अ, ठीक है, ठीक है। सही तो है। लेट्स यूज़ दूसरा तरीका, जो कि है हमारा डबल कोट्स के अंदर डालने का। इज़ इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स येट नॉट वर्किंग। तो टॉप पे डाल के देखते हैं, एक काम करते हैं। पेस्ट क्या? टॉप पे डाल के देखते हैं, नहीं वर्क कर रहा है। अ, सेम टैग पे वर्क करेगा कि नहीं? बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं, शायद ऑब्वियस हो जाए उससे। नहीं हो रहा, बैकग्राउंड कलर भी चेंज नहीं हो रहा। इसको वापस नीचे करके देखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो मैंने चेंज किया था स्टार्टिंग में, तो नहीं चेंज हो रहा। व्हाट वी आर मिसिंग, व्हाट आर वी मिसिंग, व्हाट आर वी मिसिंग? डॉक्यूमेंटेशन में भी ज़्यादा दे नहीं रखा है इम्पोर्ट का, सिर्फ एक लाइन दे रखी है, थोड़ा देना चाहिए था हमें। लेट्स जस्ट सर्च इट ऑन गूगल। import css, yeah, import css file in another css file, yeah. So here we have MDN का हमारे पास एक लिंक आया है, इसमें हमें बता रखा है अलग-अलग तरीके के imports हैं ये तो। अच्छा, ओके, import फाइल सबसे टॉप पे ही आती है, नीचे नहीं आती है, टॉप पे ही आती है। ओके, आई सी दैट। ओके, नहीं इतना सब तो नहीं कर सकते। लेट्स डू इट एट द टॉप, तो सही है ना फिर तो? टॉप पे इंपोर्ट होना चाहिए। रीलोड करके देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। टॉप पे होना चाहिए इंपोर्ट, हमें ये तो पता चल गया। तो इसको सेम टैग पे शायद वर्क नहीं करेगा, तो आई थिंक मैं एक और नया टैग बनाऊँ और फिर इसको अ, नया टैग बनाऊँ और इस नीचे वाले इमेज टैग को इमेज 1 कर देता हूँ। हाँ, देन इट शुड वर्क। सी, पुरानी वाली इमेज तो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, मतलब नई वाली भी हमारी इंपोर्ट नहीं हुई है सीएसएस फाइल उसमें, है ना? तो हमें इंपोर्ट को टॉप पे लेके जाना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था अभी। तो इंपोर्ट को हम टॉप पे लेके जाते हैं। सी, इज़ इट वर्किंग? यस, इट्स वर्किंग। सो या, तो हमारी सेम क्लास नेम पे वर्क नहीं करेगा, हमें नया क्लास नेम बनाना पड़ेगा दूसरी फाइल के लिए, और उसको हमें टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, गुड।
सेम पे वर्क नहीं करेगी ना? नहीं करेगी, नहीं करेगी। या इट्स नॉट वर्किंग ऑन द सेम फाइल। तो ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्ट। तो आप ऐसे इम्पोर्ट यूज़ कर सकते हो, कम यूज़ करोगे इम्पोर्ट को तो। लेकिन अगर आप एक फाइल के अंदर सीएसएस फाइल के अंदर दूसरी सीएसएस फाइल का चीज़ें इम्पोर्ट करना चाहते हो तो हियर यू गो, दिस इज़ अनदर मेथड। तो राइट नाउ मुझे बता देना चाहिए आपका टास्क 2 है क्या? तो आपका टास्क 2 है टू क्रिएट अ वेब पेज लाइक इन टास्क 1। कोशिश करना कि नया वेब पेज क्रिएट करो, वही वेब पेज में काम मत करना। ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वन। इट्स बेटर फॉर यू कि आपको थोड़ा चैलेंज होएगा और मैं आपको ज़्यादा टाइम दूँगा, आपकी बात डेडलाइन भी बहुत लंबी होएगी, पूरी जनवरी डेडलाइन रहेगी आपकी। देन अप्लाई पोजीशन विजिबिलिटी, आरईएम, अ, ईएम, वीएचवीडब्ल्यू और रोटेट, मतलब कि एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा। और मीडिया क्वेरीज है ना, रिस्पॉन्सिव भी तो हमने अभी पढ़ा। मीडिया क्वेरीज यूज़ करना। मेक श्योर कि मेक योर वेब पेज आप रिस्पॉन्सिव बनाना। इस वाले टास्क में आपको रिस्पॉन्सिव बनाना, ओपेसिटी भी यूज़ करना। या दिस इज़ योर टास्क 1। डेडलाइन आपको उसमें मिल जाएगी मैसेज में, लेकिन अब की बार आपके पास बहुत लंबा टाइम है, जनवरी तक का टाइम है। तो गुड लक, आई होप यू डू वेल, बाय, गुड लक।